अब तक आपने सुना कि दामिनी को ये यकीन हो जाता है कि भैरव उससे प्यार करता है, पर किसी वजह से दूरी बनाए है। रात को जश्न में बल्ली भैरव से महामंत्री को शराब देने को कहता है। महामंत्री को कोई जहर दे देता है। भैरव तेजस की मदद से जहर निकाल के जान बचा लेता है, पर आभा भैरव की तरफ इशारा करती है कि इसी ने जहर दिया है, क्योंकि शराब भैरव ने ही पिलाई थी। अब आगे भानु भैरव से पूछता है, क्या ये सच है? क्या तुमने महामंत्री को शराब पिलाई थी? मैंने शराब पिलाई थी, जहर नहीं। पर शायद भैरव को मुलजिम बनाने के लिए इतना काफी था। सिपाहियों, इसे गिरफ्तार करके कैद खाने में डालो। सुबह इसे दरबार में फैसले के लिए पेश किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, भैरव ऐसा नहीं है, दामिनी चीख रही थी। इसका फैसला कल दरबार में होगा राजकुमारी। मैं कह रही हूं ना, उसने कुछ नहीं किया, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये महामंत्री की जान पर हमले का मामला है राजकुमारी, कोई छोटी बात नहीं है। इसका फैसला कल दरबार में ही होगा। भैरव को सिपाहियों ने पकड़ लिया। भैरव ने जाते वक्त सिर्फ रोमा के कान में कहा, महामंत्री के पास कोई मौजूद रहे, वरना उसे फिर मारने की कोशिश होगी। और अरुण नाम के सिपाही से मिल लो। सिपाही भैरव को कैद खाने में ले गए। दामिनी जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है, पर उसके पास सिर्फ एक रात थी। सुबह वो लोग भैरव को सजा दे देंगे। उसे आज ही सारे सबूत इकट्ठा करने थे। रोमा ने दामिनी को भैरव की कही बात बताई तो दामिनी रोमा के साथ फौरन वैद्य जी की कुटिया की तरफ पहुंची। महामंत्री अब कैसे हैं वैद्य जी? पहले से तो ठीक हैं, पर उम्र की वजह से जहर ने नुकसान ज्यादा किया है। इनके उठने तक कुछ बताया नहीं जा सकता कि क्या होगा। भैरव ने कहा था कि आप पर विश्वास कर सकते हैं, इसलिए अगर कोई भी आपसे महामंत्री के बारे में पूछे तो आप कह दीजिएगा कि उनकी हालत बहुत गंभीर है और शायद कल तक ना बचें। आप परेशान ना हो राजकुमारी, महामंत्री को कुछ नहीं होगा। बस आप भैरव को बचाने पर दिमाग लगाइए। मैं किसी को यहाँ महामंत्री तक पहुंचने नहीं दूंगा। वहां से दामिनी और रोमा सीधे सिपाहियों के खेमे में गए। दामिनी ने रोमा का ही चोला ओढ़ रखा था ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। भैरव ने अरुण नाम के सिपाही से मिलने को कहा था। रोमा अरुण को ढूंढ लाई। तुम अरुण हो? रोमा ने पूछा। हाँ, मैं ही हूँ, हमें भैरव भैया ने भेजा है। ये कौन है? अरुण ने दामिनी की तरफ इशारा किया, जो उसकी तरफ पीठ किए खड़ी थी। दामिनी पलटी। राजकुमारी? हाँ, अब जल्दी बोलो, हमारे पास समय बहुत कम है, रोमा ने कहा। वो गांव में बल्ली के घर का पता चल गया है। भैरव भैया ने कहा था सारे सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे। तो फिर चलो, दामिनी ने कहा, पर अरुण अपनी जगह से हिला नहीं। दूसरा, उन्होंने राजकुमारी को जाने से मना किया है। दामिनी की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, आप रोइए मत, आप चलिए, मैं भैरव भैया को नहीं बताऊंगा कि आप गई थी। सिपाही को लगा दामिनी उसके मना करने पर रो रही है, पर वो रोई थी अपनी मजबूरी पे कि राजकुमारी होने के बावजूद भी आज भैरव कैद खाने में बंद था और वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। राजकुमारी दामिनी अरुण और रोमा के साथ महल के पीछे वाले रास्ते से गांव की तरफ निकल गए। बल्ली का घर गांव के एक किनारे पर था। कच्चे घरों के बीच अकेला पक्का 2 मंजिला मकान अलग से दिख रहा था। अरुण ने उन्हें बाहर रोका। मैं दरवाजे पर जाके आवाज लगाऊंगा। घर में सिर्फ बल्ली और उसका नौकर ही रहते हैं। आप लोग पीछे वाले दरवाजे से घर के अंदर चली जाइएगा। भैरव पहले से ही हर चीज का ढांचा बना के गया था, जैसे उसे पता था। अरुण दामिनी और रोमा को पीछे वाले दरवाजे पर छोड़कर आगे सामने के दरवाजे पर गया। उसने दरवाजे की कुंडी बजाई तो अंदर से अलसाई पर भारी कदमों के सीढ़ी उतरने की आवाज आई। इधर दरवाजा खुला, उधर रोमा और दामिनी पीछे के दरवाजे से घर के अंदर चली गई। दरवाजा खुला था, शायद बल्ली को किसी का डर नहीं था। घर में अंदर अंधेरा था। घर बड़ा था पर वीरान था। उस घर में एक औरत की कमी साफ नजर आ रही थी। चीजों पे धूल, रंगों की कमी थी उस घर में, लेकिन हर वो आराम मौजूद था जो शायद महल में। दामिनी को यह समझ नहीं आ रहा था कि सलाहकार होकर बल्ली ने अपने लिए इतने आरामदेह जीवन का बंदोबस्त कैसे किया। इसके सिर्फ 2 अर्थ थे। या तो उसने भानु के लिए इतने गैर कानूनी काम किए थे कि उन्हें छुपाने के लिए भानु उसे अच्छी रकम देता था, या फिर महल में कोई था जो जरूरत से ज्यादा बल्ली पर मेहरबान था। दामिनी ने रोमा को नीचे के कमरे में देखने को कहा और खुद सीढ़ी से होकर ऊपर चली गई। दरवाजे से अरुण की आवाज आ रही थी,
पर उन्होंने मुझसे कहा था कि सिर्फ सलाहकार बल्ली को ये बात बतानी है। तो बाद में आना, अभी वो सो रहे हैं। पर बात जरूरी भी तो है, हम उन्हें उठा नहीं सकते। दामिनी ये आवाजें पीछे छोड़ते हुए अब ऊपर आ गई थी। ऊपर भी कई कमरे थे। दामिनी को डर था कहीं वो गलती से बल्ली के कमरे का दरवाजा ना खोल दे कि तभी एक आहट हुई। दामिनी भाग के एक दीवार की आड़ में हो गई। उसने देखा कि एक कमरे से वही सराय वाली लड़की निकली। उसकी हालत देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो वहां क्या करने आई थी। उसके हाथ में पैसे की पोटली झूल रही थी। वो खुद को और अपने गिरते कपड़ों को संभालती हुई सीढ़ियों से उतर गई। दामिनी समझ गई कि बल्ली उसी कमरे में है। शायद ऊपर वाला भी उन लोगों का साथ दे रहा था। दामिनी ने सामने वाले दरवाजे को धीरे से खोल के उसमें झांका। वो शायद मेहमानों का कमरा था। उसको देख के लग रहा था कि कई दिनों से वहां कोई नहीं आया। दामिनी ने दूसरा कमरा खोला तो वो शायद बल्ली का बैठक था। दामिनी को इसी कमरे की तलाश थी। कमरे की दीवारों पर शिकार के जानवरों के डरावने सर टंगे थे। सामने मेज पर कई मोटे मोटे कागज के गट्ठर बंधे रखे थे। दामिनी ने उन पर सरसरी नजर डाली तो वो लोगों के लिए शुल्क का हिसाब लग रहा था। दामिनी ने देखा कि वहां 2 गट्ठर थे और 2 हिसाब की किताबें। क्या बल्ली अपने लिए भी शुल्क वसूलता था? दामिनी ने धीरे धीरे मेज की दराजें देखना शुरू किया। दरवाजा धड़ाक से खुला कि तभी बाहर से किसी के आने की आहट हुई। दामिनी जल्दी से दराज बंद करके मेज के नीचे छुप गई। बैठक का दरवाजा खुला। दामिनी को मेज के नीचे से एक आदमी की 2 नंगी टांगें उसकी तरफ आती दिखाई दी। टांगों में शायद शराब की लड़खड़ाहट थी। वो घूमकर मेज के दूसरी तरफ गया। दराज से कुछ निकाला कि तभी एक अंगूठी उस दराज से निकलकर नीचे गिर गई। दामिनी डर के जम गई। अगर वो आदमी उस अंगूठी को उठाने झुका तो, पर वो आदमी कुछ परेशान था। शायद कोई चीज ढूंढ रहा था। उसका ध्यान शायद गिरी हुई अंगूठी पर पड़ा ही नहीं। दामिनी को कुछ देर कागज के पलटने की आवाज आई। फिर उसने मेज पर शायद अपना हाथ मारा, जैसे कोई चीज उसके मन की नहीं हुई थी। फिर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। दामिनी की जान में जान आई। जब उसे यकीन हो गया कि आदमी चला गया है, तब वो मेज के नीचे से निकली। दामिनी ने अंगूठी उठा के अपने कमर में बंधे झोले में रखी और दराज देखने लगी। उसे कोई भी काम की चीज नहीं मिली। उसने एक बार कमरे की तरफ देखा। अचानक उसकी नजर दीवार पर एक भालू के सर की तरफ गई। उसकी खास बात यह थी कि उस भालू की एक आंख गायब थी, ठीक बल्ली की तरह। दामिनी उस भालू की तरफ बढ़ी। उसने भालू की एक आंख छू कर देखी। वो एकदम बल्ली की आंख की तरह थी। पर जैसे ही दामिनी ने भालू की आंख दबाई, वैसे ही भालू के सर के पीछे एक तिजोरी खुल गई। दामिनी ने अंदर देखा तो कुछ चिट्ठियां थीं, सब एक लाल डोरी से बंधी। दामिनी ने चिट्ठियों की पोटली उठाई तो उस पर शाही मोहर लगी थी। इसका मतलब ये चिट्ठियां भानु ने बल्ली को लिखी थी। दामिनी को नीचे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने चिट्ठियों की पोटली उठा के अपने झोले में डाली और तिजोरी वापस बंद की। फिर बाहर की तरफ निकल गई। दामिनी धीरे से नीचे उतरी तो देखा कि सामने दरवाजे पर बल्ली अरुण को पूरी तरह मार रहा था। साले, इतनी रात को काम याद आया है तुझे? दामिनी जल्दी से पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गई। रोमा उसका झाड़ियों में ही इंतजार कर रही थी। रोमा ने दामिनी को बताया कि बल्ली ने अपने घर में किसी को छुपा रखा है। किसको ये नहीं पता, पर वो बार बार आभा का नाम ले रहे थे। आभा का क्यों? यही सब तो जानने के लिए मुझे वापस अंदर जाना होगा। आप महल में जाइए, वरना वहां आपको लोग ढूंढने लगेंगे और सबको शक हो जाएगा। मैं यहाँ से काम खत्म करके आती हूँ। लेकिन का समय नहीं है राजकुमारी। भैरव भैया की जान खतरे में है और हम सब जो कुछ उनके लिए कर सकते हैं उसके लिए सिर्फ एक रात है। इसलिए आप महल जाके कल की तैयारी करिए। हम कुछ न कुछ सबूत हाथ लगते ही आपके पास आ जाएंगे। दामिनी को रोमा को अकेले वहां छोड़ना ठीक नहीं लगा, पर तभी वहां अरुण आ गया। अरुण की एक आंख मार खाने से सूजी हुई थी। तुम ठीक हो? जी राजकुमारी। अच्छा अरुण, तुम यहाँ रोमा के साथ रुको। कोई भी खतरा लगे तो हमें महल खबर पहुंचा देना, समझे? दामिनी महल की तरफ और रोमा बल्ली के घर की तरफ निकल गई। दामिनी महल में छुपते छुपाते अपने कमरे में पहुंची। कमरे में पहुंचते ही दामिनी ने कुछ कदमों की आहट सुनी। कुछ लोग उसके कमरे की ही तरफ आ रहे थे। दामिनी ने चोला और झोला फौरन हटाया और जल्दी से जूते पहने पहने बिस्तर में घुस गई। उसका कमरा धीरे से खुला।
ये तो अपने बिस्तर पर सो रही है, किसी ने धीरे से कहा। आवाज बल्ली की थी, पर अभी यहाँ नहीं थी, मैंने आके देखा था। डरी हुई एक दासी की आवाज आई। अंधे हो तुम सब के सब। बड़बड़ाता हुआ बल्ली चला गया। दामिनी समझ गई कि महल से उसके गायब होने की खबर बल्ली को मिली होगी, तभी वो जल्दी से महल आया था। राजकुमारी ने अपनी चादर हटाई और चैन की सांस लेते हुए कहा, बाल बाल बचे। उसे एकदम से बल्ली के घर में मिली चिट्ठियां याद आई। उसने झट से अपना झोला खोला और चिट्ठियां पढ़ना शुरू किया। पहले उसे लगा था कि चिट्ठियां भानु ने लिखी हैं, पर अब वो समझ गई थी कि चिट्ठियां तो किसी और ने बल्ली को लिखी थी। दामिनी 2-3 चिट्ठी में ही सारी बात समझ गई। उधर रोमा भी बल्ली के घर के कमरे में गई तो शाही मोहर की एक चिट्ठी खुली हुई मेज पर पड़ी थी। रोमा ने दौड़ के वो चिट्ठी उठाई। आभा ने वो चिट्ठी लिखी थी। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। मैं जानती हूं कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना कि मैं तुमसे, पर ये समाज की बेड़ियां हम दोनों के पैरों में रुकावट की तरह पड़ी हैं। मैं चाहती हूं कि हम हर बंधन से आजाद हो जाएं, ताकि हमारा बच्चा और हम दोनों एक खुशहाल जिंदगी बिता सकें। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। मैं 1 मिनट और इस बुढ़े के साथ नहीं रह सकती। मैं जश्न वाले दिन इसकी शराब में जहर मिला दूंगी। बाकी शक किस पे जाएगा उसका भी इंतजाम मैंने कर लिया है। बस इसके मरने के बाद ही मैं वहां अपने मां बनने वाली बात कहूंगी, ताकि ये बुढ़ा किसी को बताने लायक भी ना रहे कि ये इसका बच्चा नहीं है। यहां से मेरा काम खत्म और तुम्हारा काम शुरू। उसके बाद तुम अपने पिता से हमारी बात करना और हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब हम एक साथ होंगे। रोमा की चिट्ठी पढ़ के होश उड़ गए। इतना बड़ा षड्यंत्र! आभा ने अपने ही पति को मार दिया था। उससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि आभा ने ये चिट्ठी बल्ली को नहीं, बल्कि वो चिट्ठी हेमंत को लिखी थी। तब तक पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। रोमा चौंक कर पलटी तो सामने सिर्फ एक कुर्ता डाले नंगी टांगों के साथ हेमंत खड़ा मुस्कुरा रहा था। उन चिट्ठियों में क्या राज छुपा है? क्या राजकुमारी दामिनी भैरव को बचा पाएगी? क्या रोमा आभा की चिट्ठी दामिनी तक पहुंचा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए। अब तक आपने सुना कि भैरव को महामंत्री को जहर देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। दामिनी के पास भैरव को बचाने के लिए तमाम सबूत इकट्ठे करने के लिए एक रात का समय है। भैरव रोमा को बल्ली के घर जाने के लिए और सिपाही अरुण से मिलने के लिए कहता है। राजकुमारी दामिनी और रोमा के हाथ कई सबूत लगते हैं। रोमा राजकुमारी को वापस भेजकर आभा की चिट्ठी के लिए बल्ली के घर में वापस चली जाती है। वहां उसे हेमंत चिट्ठी पढ़ते पकड़ लेता है। रोमा सामने हेमंत को देखकर चौंक गई। हेमंत के चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कुराहट थी। अच्छा, हमारी जासूसी कर रही हो? जी नहीं, मैं तो बल्ली साहब को बुलाने आई थी। हेमंत ने उसकी तरफ बढ़ के उसके हाथ से चिट्ठी ले ली और मेज पर रख दी। पर बल्ली साहब तो यहां नहीं है, हमसे काम चला लो। हेमंत के मुंह से शराब का एक भपका आया। रोमा को अपना दिमाग तेजी से चलाना था। आपका हम जैसी दासी से क्या काम? आप तो राजकुमार हैं। रोमा ने कुछ शर्माते हुए कहा। इस खत में क्या लिखा है? क्यों, तुमने पढ़ा नहीं? अरे हम पढ़ कहां पाते हैं राजकुमार, उसने मायूस होकर कहा। हम तो बस लिखावट देख रहे थे, कितनी सुंदर है, तभी तो पूछ रहे हैं। किसका खत है? एक जो हमारे प्रेम में पागल हो गई। उसकी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। हेमंत के चेहरे पर सुकून आते ही रोमा समझ गई कि हेमंत ने उसके झूठ पर यकीन कर लिया है। तो तुम कुछ नहीं पढ़ पाती ना? हमको तो कक्षा 2 के बाद बाबा ने मास्टर जी के यहाँ भेजना ही बंद कर दिया था। फिर हम महल के लिए तैयारी करने लगे और घरेलू कामों में लग गए। हेमंत अब उसके बिल्कुल करीब आ गया था। रोमा के मन में आया कि एक जोरदार धक्का देकर उसे पीछे फेंक दे, पर उसे आभा की चिट्ठी हर हाल में राजकुमारी तक पहुंचानी थी। हेमंत अब उसके हाथ पर अपनी उंगलियां फेर रहा था। तो क्या क्या आता है तुम्हें? हम खाना बना लेते हैं, कपड़े सी लेते हैं। पूरे बिलासपुर में हमसे अच्छे कपड़े कोई नहीं सीता। राजकुमारी के सारे कपड़े हम ही बनाते हैं। रोमा ने थोड़ी दूर जाते हुए कहा। तो हम बाद में आते हैं, अभी रात बहुत हो गई है, कहकर रोमा ने फिलहाल वहां से निकलने की कोशिश की। अरे अभी कहां, अभी तो रात जवान हुई है।
अभी से कहां भागी जा रही हो? वो राजकुमारी ने हमें बल्ली साहब को ढूंढने भेजा था ना, तो वो हमारी राह देख रही होंगी। अरे सारी सेवा राजकुमारी के लिए है, क्या कुछ हमारी भी सेवा करोगी? लाओ गिलास में शराब डालो। हेमंत मुड़ के आराम कुर्सी की तरफ जाने लगा। रोमा ने झट से हाथ बढ़ा के खत अपनी चोली में छुपा लिया, फिर शराब की बोतल लेकर हेमंत की तरफ बढ़ी। हेमंत ने गिलास आगे किया और रोमा ने शराब डाल दी। हेमंत की नजर रोमा को सर से पांव तक देख रही थी। रोमा के अंदर गुस्से का एक ज्वालामुखी बन रहा था, पर वो खून का घूंट पी के चुप रही। शराब की बोतल मेज पर रखते ही अचानक उसे कुछ याद आया। उसे पता था खिड़की के नीचे अरुण खड़ा था। उसने हेमंत की तरफ देखा तो उसकी पीठ उस खिड़की की तरफ थी। वो खिड़की की तरफ दौड़ी और चिट्ठी नीचे फेंक दी। अरुण ने उसे देखा, उसने इशारे से महल की तरफ जाने को कहा। अरुण चिट्ठी उठा के महल की तरफ भाग गया। रोमा ने चैन की सांस ली। अब मैं चलूं राजकुमार? इतनी भी क्या जल्दी है? इधर तो आओ, हमारे पैर में बहुत दर्द है, जरा दबा दो। नहीं राजकुमार, अब मैं चलती हूँ, आपकी सेवा सुबह कर देंगे, वरना वहां राजकुमारी हमारी जान ले लेंगी। अच्छा फिर एक काम करो, मेज पे से हिसाब के कागज उठा दो, वरना कल हमारे पिताजी हमारी जान ले लेंगे। रोमा मेज पे गई। एक तरफ शास्त्र के कागज रखे थे और एक तरफ हिसाब के। रोमा हिसाब वाले कागज उठा लाई। ये लीजिए राजकुमार। रोमा ने कागज देकर जैसे ही मुड़ना चाहा, हेमंत ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजकुमार, आप क्या कर रहे हैं? तुमने तो कहा था तुम पढ़ नहीं पाती। हेमंत की आंखों में गुस्सा भर गया और रोमा की आंखों में डर। वो जल्दबाजी में सोच ही नहीं पाई। अरे हिसाब का कागज ऐसा ही तो दिखता है। पर हेमंत उठ चुका था। वो मेज की तरफ गया। आभा का खत गायब था। चिट्ठी कहां गई? रोमा समझ चुकी थी कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। वो दरवाजे की तरफ भागी, पर हेमंत उससे पहले वहां पहुंच गया। उसने रोमा को खींचकर एक थप्पड़ मारा और कमरा अंदर से बंद कर लिया। हेमंत उसकी तरफ आगे बढ़ा और उसके सारे कपड़े फाड़ने लगा। चिट्ठी कहां है? बता। मुझे नहीं पता राजकुमार। रोमा अब रो रही थी। हेमंत ने उसके लगभग सारे कपड़े फाड़ दिए थे। रो क्यों रही है? तुझे तो सिलाई आती है ना, सिल लेना। हेमंत की आंखों में हैवानियत थी। मुझे तुझे उस दिन ही सबक सिखा देना चाहिए था, जब तलवारबाजी के दिन तू मेरे गिरने पर हंसी थी। तब तो बहुत हंसी आ रही थी तुझे। आज क्या हुआ? आज तू गिरेगी और मैं हंसूंगा। कहकर हेमंत ने अपने कपड़े उतार दिए। कई घंटों तक बल्ली का घर रोमा की चीखों से गूंजता रहा, पर किसी नौकर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे बचा सके। कुछ देर बाद रोमा की चीखें बंद हो गईं। सुबह महल में दामिनी ने रोमा को ढूंढना शुरू किया। रात में उसने अरुण के हाथ खत भेजा और अब तक खुद पता नहीं कहां है। दामिनी के पास वक्त भी कम था। उसे हर हाल में दरबार लगने से पहले भानु को सब सच बताना था, वरना अगर गांव वालों के सामने ये सारी बातें आ गईं, तो भानु किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएगा। उसे रोमा की समझदारी पर पूरा यकीन था। वो खुद को संभालना जानती थी। वो भानु के बैठक की तरफ बढ़ी। वो जैसे ही भानु के बैठक की तरफ गई, उसने अंदर से भानु और बल्ली को बात करते सुना। वो शांत नहीं बैठेगी। बल्ली वो भैरव को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। आप चिंता ना करिए महाराज, मैं पूरी रात यहीं था। वो महल से नहीं निकली है। वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। भैरव उसका वफादार है। वो जरूर कोई तरकीब सोच रही होगी। हमें डर है कि अगर सच सामने आ गया तो हेमंत का क्या होगा। राजा की आवाज में डर था। राजकुमार को कुछ नहीं होगा। बल्ली की आवाज में विश्वास था। उन्हें मैंने कल से अपने घर में ही छुपा दिया था, ताकि अगर कोई बात सामने भी आए तो राजकुमार यहां ना मिले। समझदारी का काम किया बल्ली। अब जाकर दरबार की तैयारी करो। दामिनी दीवार के पीछे छुप गई। बल्ली निकलकर दरबार की तरफ चला गया। इसका मतलब हेमंत बल्ली के घर में था और रोमा भी। दामिनी के मन में अजीब सा भय आया। वो फौरन बल्ली के घर की तरफ चली ही थी कि दरबार का घंटा बज गया। वो दुविधा में फंस गई थी। उसने अपने 2 सिपाहियों को और एक दासी को बल्ली के घर जाकर रोमा को ढूंढने को कहा और खुद दरबार की तरफ बढ़ गई। भैरव को वहां बेड़ियों में लाया गया। जैसे उसकी सुनवाई से पहले ही उसे मुल्जिम मान लिया गया था। कार्यवाही शुरू हुई। सेनापति ने उठ के भैरव के ऊपर लगे इल्जाम पढ़े। महामंत्री को शराब में जहर देकर मारने की कोशिश की गई। भैरव,
तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? भैरव की तरफ से हम बोलेंगे। दामिनी भैरव के पास जाके खड़ी हुई। भानु ने आज्ञा दी। पहली चीज तो ये कि भैरव पर महामंत्री को मारने का इल्जाम है, जबकि महामंत्री अभी मरे नहीं, जिंदा है। पर मैंने वैद्य जी से पूछा था, उन्होंने कहा है कि बचना मुश्किल है। आभा ने विरोध किया। मुश्किल हो सकता है पर नामुमकिन नहीं, दामिनी बोल रही थी। आभा के मुंह का रंग बदल गया। दूसरी चीज, किसी की भी हत्या के लिए सबसे जरूरी है कारण, और भैरव के पास महामंत्री को मारने का कोई भी कारण नहीं था। वो तो यहाँ कुछ दिन पहले ही आया है। आप कहना क्या चाहती हैं राजकुमारी? साफ साफ कहिए। महामंत्री को यहाँ के किसी व्यक्ति ने मारकर भैरव पर गलत इल्जाम लगा दिया है, पर कोई ऐसा क्यों करेगा, यही तो पता करना है। इसका जवाब हमें सिर्फ महामंत्री की पत्नी ही दे सकती है। क्या आपके पति की किसी से कोई दुश्मनी थी? आभा डरते हुए खड़ी हुई। उसने बल्ली की तरफ देखा और बोली, नहीं, मेरे पति की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तो बहुत सज्जन आदमी थे। तो उनकी दुश्मनी नहीं थी तो कहीं आपकी कोई दुश्मनी? मेरी क्यों होगी दुश्मनी? दामिनी ने अपनी कमर से कुछ निकाला। कपड़े में कुछ बंधा था। उसने वो खोला और अदरक जैसी जड़ी बूटी वैद्य जी के सामने रख दी। ये क्या है वैद्य जी? ये एक जहरीली बूटी है जिसे खाते ही आदमी का दिल कुछ मिनट में रुक जाता है। ये वही जड़ी बूटी है जो महामंत्री को दी गई थी। ये जड़ी बूटी वैद्य जी के दवाखाने से आभा ने चुराई थी। ये झूठ है। मैं क्यों मारूंगी अपने पति को? आखिर वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। आभा चेहरे से परेशान लग रही थी। उसके माथे पर पसीना भी साफ दिख रहा था। पर महामंत्री का तो कहना है कि तबीयत खराब होने की वजह से आपने उनको पिछले 1 साल से खुद को हाथ भी नहीं लगाने दिया। आभा की शक्ल सफेद पड़ गई कि ये बात दामिनी को कैसे पता थी। ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ है। अच्छा, चलिए महामंत्री से ही पूछ लेते हैं। दामिनी ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। सबकी नजरें घूम गई। 4 सिपाही महामंत्री को कुर्सी पर बैठा के ले आए थे। महामंत्री का मुंह अभी भी कमजोरी से सफेद था। पर वैद्य जी ने तो कहा था कि बचना मुश्किल है। बल्ली ने घूर कर वैद्य जी को देखा। बचना मुश्किल ही था मालिक, पर अचानक सुबह जैसे कोई चमत्कार हुआ और इनका बुखार टूट गया। वैद्य जी ने मासूमियत से कहा, क्या हुआ? आप अपने पति को जिंदा देखकर खुश नहीं लग रही? मैं बहुत खुश हूं। झूठ, ये झूठ बोल रही है। ये मेरा बच्चा नहीं है। इसने मुझे अपने आप को 1 साल से हाथ तक नहीं लगाने दिया है। ये बताना मुश्किल था कि महामंत्री की आवाज कमजोरी से कांप रही थी कि गुस्से से पूरे दरबार में खुसफुसाहट शुरू हो गई। ये मामला महामंत्री को जहर किसने दिया उसका है, ना कि ये बच्चा किसका है। भानु ने कहा, उसी पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब महामंत्री की पत्नी ने अपनी गलती छुपाने के लिए महामंत्री को जहर देने की कोशिश की। दामिनी ने आरोप लगाया, हाँ, इसने मेरे गिलास में दवा के नाम पर कुछ डाला था। महामंत्री ने कहा। हर तरफ सन्नाटा छा गया। आभा को उसका बच्चा हो जाने तक कैद में रखा जाए और बच्चा होते ही उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। भानु ने बात खत्म करते हुए कहा, जैसे उसे किसी और बात के बाहर आने का डर था। भैरव अब आजाद है। दामिनी भानु की जल्दबाजी समझ रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि भानु सिर्फ ये छुपाने की कोशिश कर रहा था कि आभा की कोख में जो बच्चा था वो हेमंत का था। दामिनी ने दरबार में ये बात इसलिए नहीं कही थी क्योंकि वो जानती थी कि इसी के आधार पर वो आभा की जान बचा सकती थी। दामिनी जानती थी कि इसमें सिर्फ आभा की गलती नहीं थी, तो सजा अकेले उसको क्यों मिले। पर उसके पास आभा को बचाने के लिए 4 महीने का समय था। उससे पहले उसे भानु को एक और बड़ी सच्चाई भी बतानी थी, जिससे शायद आभा के बचने की और उम्मीद थी। दामिनी ने भैरव की तरफ देखा। भैरव की आंखों में गर्व था। मुझे पता था आप कर लेंगी। मैंने नहीं, सब रूमा ने किया है। अगर वो समय पर चिट्ठी ना पहुंचाती तो मैं वैद्य जी से जड़ी बूटी के बारे में कभी पता नहीं करती। पर पता नहीं कहां रह गई है। कहां है वो? महल में नहीं है। भैरव की आंखों में फौरन चिंता आई। नहीं, कल वो हमें वापस महल भेजकर वहीं बल्ली के यहाँ आभा की चिट्ठी लेने रुक गई थी। फिर उसने अरुण के हाथ सिर्फ आभा की चिट्ठी भेजी। तब से अब तक उसका कोई पता नहीं है। हमें लगता है कि हेमंत ने उसे बंदी बना लिया है। दामिनी ने डर कर कहा। बल्ली ने कहा था कि हेमंत को उन्होंने बल्ली के घर में छुपा के रखा है। दामिनी भैरव को सारी बात बताती हुई उसके पीछे बल्ली के घर की तरफ बढ़ने लगी कि महल के बाहर
एक लकड़ी के खंभे पे रोमा की फटे कपड़ों के साथ लाश टंगी दिखी। दामिनी भानु को क्या सच बताने वाली है? दामिनी को कौन सी ऐसी बात पता है जो आभा की भी जान बचा सकती है? कैसे लेगी दामिनी रोमा की मौत का बदला? जानने के लिए सुनते रहिए